हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल स्टेलर इंग्लिश लैब में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर, जो पिछले वर्षों में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीपोजिशन से संबंधित, आज हम उन प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न देखने से हमें एक तरह से अंदाजा लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में है ना किस प्रकार के प्रीपोजिशन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आप सारे प्रश्नों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सवाल बहुत ही सरल नेचर के हैं, बहुत ही सिंपल हैं और इसके लिए थोड़ा सा बस कॉमन सेंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं, लगभग 6 से 7 सवाल डायरेक्ट प्रीपोजिशन से आते हैं, 1-2 सवाल फ्रेजल वर्ब से भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीपोजिशन से संबंधित पूछे जाते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीपोजिशन एक बड़ा चैप्टर जरूर है, लेकिन प्रैक्टिस करने के पश्चात ये आपको काफी सरल आपको ये चैप्टर अनुभव होगा। चलिए, कह रहा है क्या, आवर पाथ, पहले इसका हिंदी पहले निकालते हैं। आवर पाथ इज बीसेट डिफिकल्टीज। कह रहा है क्या कि हमारा जो रास्ता है, पाथ का मतलब रास्ता, हमारा जो मार्ग है, ठीक है ना, वो डिफिकल्टीज कठिनाइयों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। देखिए, बिसेट, बिसेट का अर्थ पहले से थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिसेट का अर्थ होता है घिरा होना, है ना। बिसेट का सरल अर्थ होता है घिरा होना या चपेट में ले लेना, है ना। अगर कोई चीज किसी को बिसेट करता है तो चपेट में ले लेता है। चलिए, चपेट में लेना। तो कहने का तात्पर्य अगर इसका पूरा अगर हम हिंदी निकालते तो हिंदी क्या निकलेगा कि हमारा जो मार्ग है वो कठिनाइयों से, है ना, घिरा हुआ है। चलिए, अब इसमें हमें एक फिक्स प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है ना। चलिए, टू, फ्रॉम, विथ और इन। देखिए, अगर आप हमारे चैनल जो स्टेलर इंग्लिश लैब है, अगर आप इसमें पिछले अगर जितने भी प्रीपोजिशन के वीडियो हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो उसमें बीसेट का चर्चा किया गया है। बीसेट का अर्थ होता है घिरा होना और इसके साथ हम जो फिक्स प्रीपोजिशन का जो यूज करेंगे वो विथ होगा, ठीक है ना। बीसेट विथ, बिसेट के साथ हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। बिसेट एकदम फिक्स प्रीपोजिशन ये है। हिंदी चाहे जो हो, हिंदी हो, को हो, से हो, में हो, हिंदी से हमें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। बिसेट एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर और इसके साथ हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे जिसका मतलब होता है घिरा होना, ठीक है। चलिए, हमारा जो मार्ग है वो कठिनाइयों से घिरा हुआ है। तो फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने क्या पाया, फर्स्ट का आंसर जो होगा वो सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में करे क्या, ही वॉज ब्रॉट बाय हिज आंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। चलिए, इसका पहले हिंदी निकालते हैं, ठीक है ना, है ना। उसका लालन पालन किया गया, है ना। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है ना, देखिए अब आपको तो आंसर भी मिल गया ना। ब्रिंग के साथ हम अप लगाते हैं, एक फ्रेज है। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, लालन पालन करना, ठीक है। चलिए, तो उसको पाला पोसा गया उसके आंट द्वारा, ठीक है ना, उसके मदर के मरने के पश्चात, उसकी मां की मृत्यु के पश्चात उसका लालन पालन उसके आंट द्वारा किया गया। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है। ब्रिंग का भी3 कर दिया ब्रॉट। अब ब्रॉट के साथ हम क्या लगाने जा रहे हैं, अप, है ना। ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना, पालन पोषण करना। चलिए, तो ब्रिंग अप का मतलब होता है, सिंपल भाषा में करें तो लालन पालन करना, पालन पोषण करना, एक ही चीज है, शब्द अलग अलग है। इसका मतलब है कि 2 का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, सी होने वाला है। चलिए, एक सवाल कर रहा है क्या, सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है ना, विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग। इसका पहले हिंदी निकालते हैं, है ना। बिलोंग का मतलब होता है संबंधित होना, जुड़ा होना, ठीक है ना। चलिए, करें कि किस राज्य से महात्मा गांधी संबंधित थे। सवाल कर रहा है कि किस राज्य से महात्मा गांधी संबंधित थे। चलिए, ऑप्शन आपके समक्ष क्या क्या है, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ए में है ऑफ, बी में है फ्रॉम, सी में है टू और डी में है बाई। तो बिलोंग, है ना, बिलोंग शब्द के साथ आप ऐसे समझिए, बिलोंग शब्द के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, बिलोंग टू होता है, ठीक है ना। बिलोंग के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए, ठीक है। 3 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 3 का राइट आंसर सी होगा। देखिए बच्चों, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड ये बहुत सिंपल सवाल है। ऐसे कुछ सवाल अगर आप बना लेते हैं तो फिर एग्जामिनेशन में आपका प्रीपोजिशन जितने सवाल पूछते हैं, 6 हो, 7 हो, 8 हो, जितने भी पूछे जाते हैं, आप सबके सब
है ना बढ़िया से आप स्कोर कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, कह रहा है कि द ट्रेन लिव्स, है ना 3 PM, जो ट्रेन है लिव मतलब खुलना, चला जाना, ठीक है ना, जो ट्रेन जो है वो 3 बजे खुलती है, हमको ये कहना है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन क्या क्या आपके सामने दिखाई दे रहा है, ओवर, 2, एट और 4, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, आपको पिछले आप अगर प्रीपोजिशन का अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि घड़ी का जो समय होता है, वॉच टाइम, है ना, जो घड़ी का जो समय होता है उसके साथ हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। घड़ी के समय के साथ प्रीपोजिशन एट का यूज होता है। इसका मतलब है कि हमारा 4 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 4 का राइट आंसर सी होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, हमको कहना है कि मैं 6 बजे ट्यूशन जाता हूं, तो ये जितने भी घड़ी के समय हैं, है ना, हम इनके साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। हम लिख सकते हैं मैं 5 बजे उठता हूं, अगर मैं कहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, आई गेट अप एट 5 o'clock, आई गेट अप एट 5 o'clock, या हम मैं 5:30 भी कह सकता हूं, तो 5:30 AM अगर मैं कहूं कि मैं 5:30 सुबह में उठता हूं, तो फिर भी यहां पर एट लगेगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि AM है कि PM है, ठीक है। तो घड़ी के समय के साथ हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमारा 4 का राइट आंसर हमने क्या पाया, 4 का राइट आंसर हमने सी पाया। इस प्रकार के प्रश्न देखने से हमें अंदाजा लग जाएगा कि हमारे समय में जब हम परीक्षा में बैठेंगे तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इससे कोई अलग प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई व्यक्ति बैठेगा तो बिहार बोर्ड सोच कर बैठा है कि नहीं नहीं आने दो बहुत बड़ा सवाल पूछने वाले हैं, ऐसा नहीं है। आपके समय में भी आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे 2024, 2025, 2027 जब भी बैठेंगे, इसी नेचर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, उस सवाल के आप टाइप को देख ले और उसी पर आप प्रैक्टिस करें। चलिए, ही किल्ड ए टाइगर, उसने एक बाघ को मारा, ए राइफल, है ना, राइफल से, उसने एक बाघ को मारा राइफल से। चलिए, क्या क्या ऑप्शन दिया है, बाई, विथ, फ्रॉम और एट, 4 ऑप्शन हमारे पास है। देखिए, एक्टिव वॉइस में बताया गया है, एक्टिव वॉइस में यदि कोई काम यदि हम इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, है ना, कोई काम यदि हम एक्टिव वॉइस में यदि किसी काम को किसी इंस्ट्रूमेंट किसी मशीन से किया जाता है, ठीक है ना, तो उसके साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं, उसके साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। एक्टिव वॉइस में बाई नहीं। एक्टिव वॉइस में यदि कोई काम यदि हम इंस्ट्रूमेंट से करें, मशीन से करें, इत्यादि से करें, तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर उसने अगर कहना है कि चाबी से दरवाजा खोलो, है ना, कोई कह रहा है कि चाबी से दरवाजा खोलो। चलिए, अब यहां पर जो चाबी कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई मशीन है, कोई चीज है, समथिंग, ठीक है ना, चाबी से दरवाजा खोलो, तो कैसे ये बोला जाएगा, ओपन द डोर, ओपन द डोर। चलिए, अब यहां पर आपको कीज यहां पर आपको लिखना है, ठीक है ना, तो क्या भरेंगे यहां पर, अब चूंकि की एक मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, गैजेट कुछ भी मान लेते हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम विथ का इस्तेमाल करेंगे। यही चीज यहां भी कहा गया है कि उसने बाघ को किससे मारा, राइफल से मारा। यदि यहाँ कोई पर्सन होता तब हम कुछ और विचार करते, लेकिन यहाँ पर कोई मशीन या मशीन जैसा कोई चीज है, ठीक है, यहाँ पर हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे, बाई का नहीं। बाई का प्रयोग यहाँ पर गलत होगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए, बाई का प्रयोग यहाँ पर गलत होगा, यानी कि 5 का राइट आंसर हम क्या पाएंगे, 5 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइए 6 में, द थीफ हैड बीन हाइडिंग द टेबल, हिंदी पर इसका निकालते हैं। प्रीपोजिशन का आपका आधा से ज्यादा काम हो जाएगा यदि आप सही हिंदी निकालते हैं। तो सही हिंदी निकालेंगे तो प्रीपोजिशन यदि हमें ज्यादा हमारा अच्छा भी नहीं है तो हम प्रीपोजिशन लगभग सही भर लेंगे। चलिए, थीफ हैड बीन हाइडिंग द टेबल, जो चोर था वो टेबल में छिपा था कि टेबल के नीचे छिपा था। चोर कहां छिपेगा, चलिए, बिलो, अंडर, डाउन और इनसाइड। देखिए, यदि कोई चीज यदि किसी चीज के नीचे है, आप ऐसा समझिए, यदि कोई चीज किसी चीज के नीचे है और उससे वो संपर्क में नहीं है या संपर्क में है भी, ऐसा भी हो सकता है, दोनों फिगर पर ध्यान दिया जाए, ये आपका फिगर ए है और ये फिगर बी है। कोई चीज यदि किसी चीज के नीचे है, ठीक है ना, तो यहां पर हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, अंदर में जो कपड़ा पहनते हैं उसको क्या कहा जाता है, अंडरगारमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। कपड़ा हमारे बॉडी से टच कर रहा है, देखिए ये शर्ट है, ये शर्ट है, ये अंडरगारमेंट है, ठीक है ना। ये टेबल है, नीचे चोर छिपा हुआ है, तो इसके अगर हम नीचे के बारे में बात करते हैं तो फिर हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। अब बिलो का इस्तेमाल कहां करेंगे, इसके बारे में हम आपको बाद में बात करेंगे।
यदि कोई चीज किसी चीज के नीचे में है तो उसके लिए आमतौर पर हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं, बिलो का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इस प्रकार की सिचुएशन के लिए नहीं। बिलो का भी मतलब नीचे होता है, लेकिन इस प्रकार की सिचुएशन के लिए नहीं। इस प्रकार की सिचुएशन के लिए जो प्रीपोजिशन है वो अंडर है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम अंडर फिलअप करेंगे, यानी कि हमारा 6 का राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर बी होगा। चलिए डाउन का प्रयोग कब करेंगे, बिलो का प्रयोग कब करेंगे, इसको हम दूसरे वीडियो सेशन में इससे संबंधित हम बात करेंगे। चलिए, द स्टोर हाउस वाज इन्फेस्टेड रैट्स। जो स्टोर हाउस था, स्टोर हाउस मतलब गोदाम मान के चलिए, जहां पर कोई चीजों को हम रखते हैं। द स्टोर हाउस वाज इन्फेस्टेड रैट्स, जो गोदाम था वो चूहों से भरा हुआ था। चूहे इधर उधर ना मतलब दौड़ लगा रहे थे, है ना। कोई चीज यदि किसी चीज से इन्फेस्टेड है तो उससे वो भरा हुआ है। गलत मामलों में इसका इस्तेमाल होता है, सरल भाषा में समझिए भरा होना। जो गोदाम जो था वो चूहों से भरा हुआ था, चूहा इधर उधर अपना दौड़ लगा रहे थे। चलिए, इन्फेस्टेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन हमें याद रखना होगा। इन सारी चीजों को फिक्स प्रीपोजिशन बहुत महत्व के हैं, तो फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड वीडियोस आपको दे दिए गए हैं, है ना। आपको वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन दिया गया है, एडजेक्टिव के साथ फिक्स प्रीपोजिशन दिया गया है, नाउन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन दिया गया है। ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप उन सारे वीडियोस को आप एक बार देख लें। चलिए, बहुत काम करने वाले हैं। द स्टोर हाउस वाज इन्फेस्टेड रैट्स, जो स्टोर हाउस था वो चूहों से वो भरा हुआ था। और इन्फेस्टेड के साथ हम प्रीपोजिशन किसका इस्तेमाल करेंगे? इन्फेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन विथ होगा। ठीक है ना, ये दम रटने वाली बात है, इन्फेस्टेड विथ भरा होना। चलिए, हमारा 7 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में करें क्या? देयर वर सेवरल पुलिसमैन ड्यूटी। ड्यूटी पर आप ऐसा समझिए, ड्यूटी पर कई पुलिसमैन थे, कई पुलिस वाले ड्यूटी पर थे। देखिए, अब ये होता है ना काम पर देखिए, एक होता ड्यूटी, पहले आप ऐसा समझिए, और एक होता वर्क, है ना। अगर कहना काम पर, अगर कोई व्यक्ति काम पर है, यदि शब्द ड्यूटी का अगर प्रयोग करना है तो हम ऑन ड्यूटी लगाते हैं, और अगर वर्क का इस्तेमाल करके बनाना है कि वह काम पर है तो फिर एट वर्क का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा ध्यान दिया जाए, अगर यहां पर वर्क अगर होता तो हम यहां पर प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते, लेकिन यहां पर चूंकि ड्यूटी लगा हुआ है तो ड्यूटी के साथ ऑन ड्यूटी, ये फिक्स चीज है। ये फिक्स चीज है कि ऑन ड्यूटी होता है और एट वर्क होता है, जबकि दोनों का अर्थ लगभग एक ही होता है। यदि कोई व्यक्ति अगर वर्क पर है, काम पर है, तो वहां पर एट वर्क होगा। यदि कोई व्यक्ति अगर ड्यूटी पर है तो वहां पर हम ऑन ड्यूटी का इस्तेमाल करेंगे। फिक्स चीज है, यानी कि 8 का राइट आंसर हमारा बी होने वाला है, ऑन ड्यूटी। चलिए आते हैं नंबर 9 में। कह रहा है क्या? आई एम नॉट इंटरेस्टेड बाइंग ए न्यू कार। हिंदी पहले निकालते हैं, ठीक है ना। मुझे नया कार खरीदने में कोई रुचि नहीं है, मुझे नया कार खरीदने में कोई रुचि नहीं है। चलिए, प्रीपोजिशन आपको क्या क्या भरने के लिए कहा गया है? टू, फोर, एट और इन, है ना। आपको चार, आपकी स्क्रीन पर 4 प्रीपोजिशंस नजर आ रहे हैं, टू, फोर, एट और इन। चलिए, अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं या इंटरेस्टेड नहीं है, रुचि लेते हैं या रुचि नहीं लेते हैं, इंटरेस्टेड के साथ हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इंटरेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। 9 का आंसर जो होगा वो डी होगा। हिंदी से भी कुछ निकाल लेंगे ना, हिंदी से भी हम आंसर पर पहुंच सकते हैं। मुझे कार खरीदने में कोई रुचि नहीं है, तो मैं के लिए वर्ड रहा इन। आइए नंबर 10 में करे क्या? आई एम गुड टेनिस, मैं टेनिस में अच्छा हूं, टेनिस खेलने में अच्छा हूं। देखिए, आपको इसके पहले भी बात बताया गया था, आप किसी चीज में अच्छे हैं अथवा आप किसी चीज में खराब है, ठीक है। इन दोनों मामलों में प्रीपोजिशन हम एट का प्रयोग करते हैं। आप कोई काम करने में अच्छे हैं या आप कोई काम करने में खराब है, इन दोनों मामलों में हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। अगर कहना होता कि मैं टेनिस, मुझे खेलना नहीं आता है, टेनिस में मैं एकदम खराब हूं, मैं कैसे लिखता? आई एम, है ना, आई एम होपलेस। होपलेस का मतलब जिस पर कोई आशा ना हो, खराब, आप इसको खराब समझिए। आई एम होपलेस टेनिस। चलिए, मैं टेनिस में मतलब उम्मीद मत रखिए कि मैं टेनिस खेल सकता हूं। अब यहाँ पर होपलेस हो, या यहाँ पर वर्ड हम और भी चेंज कर सकते हैं, टेरिबल, या यहाँ पर हम और भी वर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं अथवा आप किसी चीज में खराब हैं, इन दोनों मामलों में प्रीपोजिशन हम एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर एट होना चाहिए। यहाँ पर 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर हमारा सी होगा। आइए नंबर 11 में करे क्या? व्हाट इज द टाइम योर वॉच, व्हाट इज द टाइम योर वॉच। देखिए, आप
आपके घड़ी में कितना समय हुआ है। समय आप नहीं बताएंगे, समय आपका घड़ी बताएगा, यानी कि आपका घड़ी द्वारा समय पूछा गया है। आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ है, यानी कि समय बताने का काम आपका घड़ी कर रहा है, तो बाय योर वॉच होता है। ये फिक्स बात है ना। व्हाट इज टाइम, व्हाट इज द टाइम, बाय योर वॉच, है ना। यहाँ पर बाय योर वॉच होना चाहिए। नंबर यहाँ पर क्या होगा, 11 का आंसर जो होगा वो सी होगा। बाकी ऑप्शन तो होने वाले हैं ही नहीं। एट योर वॉच नहीं होगा, ऑन योर वॉच। आपकी घड़ी के माध्यम से ना समय पूछा जा रहा है, तो माध्यम बताने के लिए बाई, है ना। किसी के द्वारा टाइम बताए जाने के लिए बाई, ठीक है। तो इसका मतलब 11 का राइट आंसर हमारा सी होने वाला है। आइएगा 12 में, करे क्या, वी आर डिपेंडेंट, वी आर डिपेंडेंट हिज डिसीजन। हिंदी निकालते हैं, हम लोग उसके फैसले पर निर्भर हैं। उसका क्या फैसला आता है, देखिए, डिपेंड वर्ब हो, डिपेंड वर्ब हो, चाहे डिपेंडेंट एडजेक्टिव हो, थोड़ा ध्यान दिया जाए। इन दोनों मामलों में हम इनके साथ प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। दोनों मामलों में प्रीपोजिशन हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है, देखिए, डिपेंडेंट ऑन होता है लेकिन इंडिपेंडेंट, अब इसका एंटो कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, डिपेंडेंट मतलब होता है निर्भर, डिपेंडेंट मतलब होता है निर्भर, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। देखिए, इसका एंटो बन गया, डिपेंडेंट का एंटो क्या बना, इंडिपेंडेंट, लेकिन प्रीपोजिशन बदल जाएगा, डिपेंडेंट ऑन और इंडिपेंडेंट ऑफ। चलिए थोड़ा सा इस चीज को देखा जाए, डिपेंडेंट ऑन, इंडिपेंडेंट ऑफ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है ये। तो वी आर डिपेंडेंट है हिज डिसीजन, हम उसके फैसले पर निर्भर हैं। या पर के लिए भी आप समझते हैं कि पर के लिए ऑन का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब है कि इसमें जो सबसे सही जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। डिपेंडे और डिपेंडेंट, ये वर्ब अगर होता तो भी ऑन लगता, और एडजेक्टिव अगर है तो भी ऑन लगेगा, जबकि इसका जो एंटो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन प्रीपोजिशन फिर अब यहां पर ऑन खत्म हो जाएगा, यहां पर प्रीपोजिशन हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, यानी कि इसका मतलब है कि 12 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आएगा 13 में, ही इज ट्रू हिज फ्रेंड्स, है ना। ही इज ट्रू हिज फ्रेंड्स, यानी कि वो अपने मित्र के प्रति सच्चा है। चलिए, ट्रू के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है, तो ट्रू के साथ हम टू लगाते हैं, ट्रू टू होता है, ये थोड़ा याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। जो ट्रू है वो एडजेक्टिव है, और अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेगा, अपने साथ प्रीपोजिशन ये टू लेगा, यानी कि हमारा 13 का राइट आंसर हमारा ए होने वाला है। आइए नंबर 14 में आते हैं, करके आई विल मीट हिम, है ना, द वे। इसका पहले हिंदी निकालते हैं, मैं उसे रास्ते में मिलूंगा। आई विल मीट हिम द वे, वे मतलब रास्ता, ठीक है ना, मैं उसे रास्ते में मिलूंगा। चलिए, ऑन, एट, बाय और फॉर, 4 ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन का चुनाव है। रास्ते में मिलना, तो इन द वे नहीं होना चाहिए, ऑन द वे होता है। यहाँ पर रास्ते के लिए हम प्रीपोजिशन क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन द वे होता है। कोई काम आप ऑन द वे करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा 14 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। एट द वे नहीं होगा, बाय द वे नहीं होगा, और फॉर द वे नहीं होगा, ठीक है। मैं उसे रास्ते में भेंट करूंगा। चलिए, तो हमारा जो 14 का राइट आंसर हमारा ए बनेगा। चलिए, आर यू अवेयर द डेंजर। चलिए, अवेयर का मतलब सजग, है ना, अवेयर का मतलब सजग। क्या मतलब, क्या आप जानते हैं खतरे के बारे में, तात्पर्य ये है कहना कि क्या आप खतरे के बारे में जानते हैं कि खतरा है, क्या आप खतरे के प्रति सजग हैं, अवेयर हैं, जानते हैं, जागरूक हैं। चलिए, ऑप्शंस क्या क्या है, ए में एट है, बी में बाय है, सी में ऑफ है, और डी में ऑन है। अवेयर या अवेयर जैसे जितने भी इसके सिनोनिम्स होंगे, सजग के लिए जितने भी वर्ड है आप ऐसे समझिए, सजग सरल हिंदी में बात करते हैं, या जागरूक या सतर्क के लिए जितने भी वर्ड्स हैं, ये सभी के सभी प्रीपोजिशन अपने साथ ऑफ लेते हैं। केवल अवेयर ही नहीं, सजग, जागरूक, सतर्क, भाव एक ही है, लेकिन वर्ड अलग अलग है। इससे संबंधित जितने भी वर्ड हैं सभी के सभी प्रीपोजिशन अपने साथ ऑफ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम अवेयर के साथ क्या प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, ऑफ इस्तेमाल करेंगे। चलिए, अवेयर ऑफ, यानी कि हमारा जो राइट आंसर 15 का राइट आंसर सी होने वाला है। चलिए, आइएगा 16 में, ही इज अटेंटिव हिज ड्यूटी, है ना। इसका मतलब है क्या कि वो अपने काम के प्रति ध्यान देता है, अटेंशन देता है। अटेंशन का एडजेक्टिव फॉर्म है अटेंटिव। अगर कोई चीज के प्रति अगर अटेंटिव है, मतलब आप उस पर ध्यान देते हैं, लापरवाह आप नहीं है, ठीक है ना। इसका एंटो जो होगा वो केयरलेस हो जाएगा, अटेंटिव का एंटो केयरलेस हो जाएगा।
तो अगर आप किसी चीज के प्रति अटेंटिव हैं मतलब आप ध्यान देते हैं। और अटेंटिव के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या यूज होगा, थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं। 16 का जो ए ऑप्शन है, क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है 2, बी में है बाई, सी में है 4 और डी में है ऑफ। ठीक है, अटेंटिव के साथ अटेंटिव एक एडजेक्टिव होगा जिसके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। ये फिक्स प्रीपोजिशन हमें याद रखना होगा, यानी कि अटेंटिव के साथ हमारा जो फिक्स प्रीपोजिशन क्या इस्तेमाल होगा, टू होगा, यानी कि हमारा 16 का राइट आंसर होगा वो ए होगा। चलिए आइएगा नंबर 17 में, 17 नंबर क्या कहता है, ही इंट्रोड्यूस्ड मी हिज रिलेटिव्स। इसका हिंदी क्या होगा, है ना, ही इंट्रोड्यूस्ड मी, उसने मेरा परिचय कराया अपने मेहमानों से, अपने रिश्तेदारों से। रिलेटिव से मतलब रिश्तेदार, और इंट्रोड्यूस का मतलब यहाँ परिचय करवाना, है ना, उसने मेरा परिचय अपने रिश्तेदारों से करवाया। चलिए, तो इंट्रोड्यूस अगर कोई व्यक्ति किसी को करता है तो वहां उसके साथ प्रीपोजिशन हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, चलिए, यानी कि हमारा 17 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, इंट्रोड्यूस समवन टू समबडी। ठीक है, हम इंट्रोड्यूस अगर किसी को करवाते हैं किसी से तो उसके साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन वाली बातें हैं, सब के सब जितने भी अभी तक हम लोगों ने 17 प्रीपोजिशन किए हैं, इसमें सभी के सभी ये जो सवाल है वो फिक्स प्रीपोजिशन वाले सवाल है। फिक्स प्रीपोजिशन से ही सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब है कि 17 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइएगा, करेक्ट, देयर इज ए ब्रिज द रिवर, ना नदी के ऊपर पुल है। तो ऊपर के लिए अगर 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 ऊपर वाली बात होता, यदि क्वेश्चन में अगर ऊपर वाली बात होता कि नदी के ऊपर एक पुल है तो प्रीपोजिशन यहाँ पर हमारा ओवर होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, नदी के अगर ऐसा होता नदी और नदी के ऊपर अगर पुल वाली बात होती तो हम यहाँ पर ओवर का इस्तेमाल करते। इसका मतलब है कि नदी के अंदर में पुल है, जैसे कि रामायण काल में जो पुल बनाया गया था वो पानी के टच में है ना, वो पानी के टच में पुल है, पानी के संपर्क में है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। नदी के ऊपर अगर पुल वाली बात होती तो ऑप्शन में हमारा ओवर होना जरूरी था, लेकिन ओवर है नहीं। तो कोई चीज यदि पानी में अगर एक छोर से दूसरी छोर हो, पानी में अगर हम कोई काम करते हैं, वाटर बॉडी आप ऐसा समझिए, पानी में हम कोई काम करते हैं तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। यदि वाटर के अंदर यदि हम कोई काम करते हैं तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो देयर इज ए ब्रिज द रिवर, इसका मतलब है कि जो नदी के संपर्क में पुल है ना, नदी के संपर्क में पुल है। यदि नदी अगर ऐसे होता, पुल अगर ऐसे होता, ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रीपोजिशन ओवर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि वाटर बॉडी में अगर आप कोई काम करते हैं, जलीय पिंड में उसके संपर्क में रह करके, तो प्रीपोजिशन हम क्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर हमको कहना है, जैसे कि ही स्वाम, एक क्वेश्चन देखा जाए, ही स्वाम, ठीक है ना, द रिवर, वो नदी में तैरा। चलिए, अब नदी के संपर्क में ना तैरा था, पानी के संपर्क में था, तो पानी में यदि हम कोई काम अगर एक छोर से दूसरी छोर करते हैं, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, अरे कहीं से कहीं तो तैरा होगा, कहीं से कहीं तो पुल होगा। इन दोनों मामलों में हम प्रीपोजिशन क्रॉस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर होना चाहिए। ठीक है, हमारा 18 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 19 में, ही हैड बीन एब्सेंट मंडे, वो मंडे से अनुपस्थित था। इसका हिंदी निकलेगा वो मंडे से अनुपस्थित था। तो बच्चों, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि निश्चित समय और अनिश्चित समय। जब निश्चित समय होता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब अनिश्चित समय यानी कि पीरियड ऑफ टाइम होता है तो उसके साथ हम फोर का प्रयोग करते हैं। देखिए, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फोर का प्रयोग करते हैं। वो मंडे से एब्सेंट था, तो मंडे एक फिक्स पॉइंट हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर सिंस होना चाहिए, यानी कि हमारा 19 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए आते 20 में, इट वॉज काइंड यू टू हेल्प मी, आप बहुत दयालु थे, है ना, कि आपने उसको मदद किया। करेंगे, इट वॉज काइंड, है ना, यू, आप बहुत दयालु थे कि आपने मेरी मदद की। ठीक है, सवाल का भाव ये है, आप बहुत दयालु थे कि आपने मेरी मदद की। देखिए, काइंड, पोलाइट, थोड़ा सा इसको समझा जाए, ठीक है ना, और हम ऐसे ले लेते हैं, और इसका एंटो ले लेते हैं र्यूड। ये दोनों का मतलब है, अरे काइंड दयालु, ठीक है, पोलाइट मतलब नम्र, और र्यूड मतलब उदंड। इन सबके साथ प्रीपोजिशन जो होता है ना वो टू होता है। लेकिन यदि यही जो स्ट्रक्चर है, देखिए, काइंड, पोलाइट और र्यूड अगर ईट के बाद अगर आ जाए, ईट प्लस बी, बी का मतलब एम इज आर वाज वर,
अब प्लस काइंड आ जाए, पोलाइट आ जाए, र्यूड आ जाए, क्लेवर आ जाए, इस तरह से कोई वर्ड आ जाए तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। यदि काइंड का प्रयोग अगर इस रूप में हो तो काइंड के साथ ऑफ, और काइंड यदि अकेले हो, इस रूप में नहीं हो, तो काइंड के साथ प्रीपोजिशन टू। थोड़ा ध्यान दिया जाए, यहां पर समझने वाली बात है, हबड़ाने की जरूरत नहीं है। काइंड, पोलाइट, र्यूड, है ना, यदि सिंपल वे में हो तो इसके साथ प्रीपोजिशन टू। लेकिन अगर यही शब्द यदि इट के साथ अगर शुरू हो जाए तो प्रीपोजिशन ऑफ। अब जैसे कि अगर इट वाज काइंड, यानी कि काइंड इट के साथ आया है, यदि ये सभी यदि इट के साथ यदि इस्तेमाल हो जाते हैं तो प्रीपोजिशन हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो इट वाज काइंड ऑफ यू, यहां पर ऑफ होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, ये अभी तक के 20 सवाल में हम लोगों ने जितने भी सवाल देखे हैं उसमें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट यही सवाल है। लेकिन यदि काइंड यदि इट के साथ नहीं होता तो काइंड के साथ हम प्रीपोजिशन क्या इस्तेमाल करते हैं? टू इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं भगवान मेरे ऊपर मेहरबान है, कैसे लिखता? गॉड इज काइंड टू मी। देखिए इट से नहीं है तो यहां पर टू लग गया। भगवान मेरे ऊपर मेहरबान है, गॉड इज काइंड टू मी। चलिए, तो अगर ये इट से अगर बन जाए तो फिर हम इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। यही नियम पोलाइट पर भी लागू होता है, यही नियम र्यूड पर भी लागू होता है। ठीक है, चलिए 21 सवाल देखते हैं। ही इज बेंट, है ना, रूइनिंग हिमसेल्फ। देखिए बेंट एक फ्रेज है, बेंट ऑन। बेंट ऑन का मतलब उतारू हो जाना, बेंट ऑन का मतलब उतारू हो जाना। इसका पूरा भाव क्या निकलेगा, पूरे लाइन का भाव क्या निकलेगा? वो खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, वो खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। बेंट ऑन का मतलब तुल जाना, उतारू होना ना, उतारू होना या तुल जाना। चलिए, और रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, वो खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। चलिए, तो यहां पर बेंट के साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, यानी कि 21 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। 21 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। आइए 22 में आते हैं। द पुलिस मैन रैन द थीफ। जो पुलिस जो मैन था वो चोर के पीछे भागा। तो किसी का पीछा करना, है ना, किसी के पीछे भागना। एक फ्रेज है रन आफ्टर। अगर आप किसी के पीछे भागते हैं तो आप रन आफ्टर करते हैं, पीछे भागना। अब जो पुलिस है वो चोर के पीछे भागा, यहाँ पर रन के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? रैन के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? आफ्टर। यानी कि 22 का राइट आंसर हमारा डी होगा। यहाँ पर हम आफ्टर भरेंगे। आइएगा 23 में, कह रहा है क्या? वी कैन मेक नो प्रोग्रेस। हम कोई तरक्की नहीं कर सकते हैं, हम किसी प्रकार की तरक्की नहीं कर सकते हैं। इफ वी कंटिन्यू वर्किंग दीज कंडीशंस। यदि इसी हालात में यदि हम काम करते रह गए, है ना, कंडीशंस मतलब परिस्थिति, हालात, यदि इसी हालात में यदि हम कोई काम करते रह गए तो हम लोग कोई तरक्की नहीं करेंगे, ये बात कहा गया है। चलिए देखिए, में अगर हो, में, है ना, अगर इस तरह के हालात में, हिंदी में आ रहा है, इस तरह के हालात में यदि हम काम करते रह गए तो हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो में वाली बात हम अंडर से भी कहते हैं, में वाली बात हम अंडर से भी कहते हैं। अंडर के कई अर्थ है। एक अंडर का मतलब नीचे, ठीक है ना, एक अंडर का मतलब नीचे, और एक अंडर का मतलब में का भी वहां सेंस देता है अंडर। यहाँ इन तो है नहीं कि हम इन भर सकते हैं, इनटू है तो इनटू तो होगा नहीं, इनटू यहाँ पर कतई नहीं होने वाला है। फोर नहीं होगा, यहाँ पर होगा अंडर होगा, है ना, अंडर दिज कंडीशंस। यानी कि हमारा जो राइट आंसर क्या होने वाला है? 23 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आइए 24 में, कह रहे क्या? व्हाट डू यू थिंक सुशांत। सुशांत के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए बारे में आ गया। हिंदी बहुत सरल है, और आप हिंदी अगर निकाल लेते हैं तो प्रीपोजिशन तक पहुंचना बहुत आसान काम हो जाएगा। आप सुशांत के बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, प्रीपोजिशन दिया एट, इन, ऑफ और अबाउट। अब यहाँ पर बारे कहना है तो यहाँ पर हम अबाउट लिख सकते हैं। देखिए थिंक का मतलब होता है सोचना, किसी के प्रति अगर आप सोचते हैं तो थिंक के साथ दो तरह का प्रीपोजिशन काम करता है, ऑफ और अबाउट। देखिए अगर ये ओ डबल एफ नहीं होता, अगर ये सिंगल एफ होता ऐसे, तो ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन चूंकि उसको एक ही आंसर लेना है इसलिए इसको डबल एफ कर दिया गया। नहीं तो अगर सिंगल अगर एफ लिखा रहता तो इसका आंसर हमारा ये भी हो सकता था अबाउट के अलावा। थिंक ऑफ और थिंक अबाउट, थिंक अपने साथ दोनों तरह का प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुशांत, ओ एफ तो है नहीं, ओ डबल एफ तो होने वाला है नहीं, तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर 24 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। आइएगा 25 में, करेक्ट, ग्रैंड माँ इज अराइविंग द 3:30 PM ट्रेन। ग्रैंड माँ जो है दादी है, वो 3:30 वाले ट्रेन से आ रही है।
देखिए अब यहां पर थोड़ा सा समझना होगा। आपको बताया गया है कि कोई अगर यातायात का साधन हो, जैसे आपका बस हो गया, ट्रेन हो गया, यातायात के साधन हो गया, प्लेन हो गया, ये यातायात के साधन हो गए, तो इसके साथ हम बाई लगाते हैं। लेकिन अगर ये कोई खास बस, खास ट्रेन, खास प्लेन, खास कार यदि हो जाए, तब इसके साथ बाई नहीं लगता है। इसके साथ या तो लगेगा ऑन या तो लगेगा इन। जैसे देखिए बस के साथ अगर हम द बस लिख देते हैं, ठीक है ना, या हम कोई बड़ा कोई भी बस लिख सकते हैं ना, द लगा देते हैं, या कोई भी हम और भी वर्ड लगा सकते हैं। द प्लस बस लिख दिया, ट्रेन लिख दिया, प्लेन लिख दिया, तो फिर यहाँ पर बाई नहीं लगेगा। बाई की जगह पर हम ऑन या इन का प्रयोग करेंगे। तो वहां पर बताया गया है, पिछले वीडियो में बताया गया है कि कहां इन और कहां ऑन का प्रयोग करेंगे। बस, ट्रेन, प्लेन, ये तीनों के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और कार जब होता है ना, कोई खास कार, जैसे द कार अगर होगा, तो वहां पर हम है ना इन द कार का इस्तेमाल करेंगे। बात ट्रेन की हो रही है, और ये देखिए यहाँ पर द 3:30 PM इतना बड़ा वर्ड लग गया है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, यानी कि हमारा जो 25 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा डी होगा। बाई नहीं होने वाला है, ठीक है, बाई यहाँ पर गलत ऑप्शन है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर ये केवल ट्रेन होता, अगर ये सारे चीज नहीं होते, तब जाकर के बाई हमारा सही होता। जैसे देखिए सी इज अराइविंग, सी इज अराइविंग, थोड़ा ध्यान दिया जाए, सी इज अराइविंग द ट्रेन। देखिए एक ट्रेन ले लेते हैं और एक ले लेते हैं द ट्रेन ले लेते हैं, ठीक है, या हम एक ले लेते हैं द 3:30 PM ट्रेन, कोई बात नहीं है, उससे 3:30 PM ट्रेन। चलिए, और सब में सी इज अराइविंग है, हमें प्रीपोजिशंस भरना है। अगर केवल ट्रेन है तो बाय ट्रेन लिखेंगे, द ट्रेन आ गया तो हम क्या लिखेंगे, ऑन द ट्रेन। द 3:30 PM ट्रेन है तो भी क्या होगा, ऑन द ट्रेन होगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यातायात से संबंधित नियमों को लेकर के। जैसे कि देखिएगा, ही वेंट, ठीक है ना, टू मार्केट, वो बाजार गया, और यहां पर कार है, और ऐसे है ही वेंट टू मार्केट। चलिए द कार है, द कार है, चाहे हिज कार है, या कुछ भी और हम जोड़ सकते हैं। तो देखिए अगर कार अगर है तो फिर बाय का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर कार के साथ यदि कोई खास जोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा, इन द कार होगा, नहीं, यहां पर हम इन द कार का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 25 प्रीवियस ईयर से जुड़े हुए सवालों को देखा। इन सवालों को देखने से हमें अंदाजा लग सकता है कि हमारे समय में किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने व्यू को जरूर कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू।